स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से 7 एग्री वायदा को बंद करने का फैसला लिया गया है, इसका मार्केट पर क्या असर होगा। आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदेश पर सेबी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 7 एग्री वायदा दलहन तिलहन, दलहन में मूंग और चना, हालांकि चना में पहले से ही पाबंदी थी, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि अब 1 साल तक कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं होंगे। वहीं एडिबल ऑयल खाने के तेल में तिलहन वायदा में सोयाबीन के सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, मस्टर्ड, क्रूड पाम तेल, इन पर पाबंदी लग गई। इसके अलावा व्हीट की, गेहूं के कॉन्ट्रैक्ट पर और पैडी नॉन बासमती को, इन पर ये सारे कमोडिटीज वायदा में अगले 1 साल तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लॉन्च होंगे। क्या होगा मार्केट पर असर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास दिग्गज मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज से रविंद्र राव हैं, IIFL सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता है, साथ ही जाने माने एग्री एक्सपर्ट और वायदा एथनिक ग्रुप से पुखराज चोपड़ा साहब भी है, साथ ही बिटुपन मजुमदार होंगे bmazumdar.com के, और कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा भी होंगे। चलिए पुखराज सर, सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप एक बड़ा वायदा ग्रुप भी वहाँ पर चलाते हैं राजस्थान में। सर, 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एग्री वायदा को लॉन्च हुए। इतने समय में करीब करीब 36 बार अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को बैन किया गया। कई सारे कॉन्ट्रैक्ट तो दोबारा भी बैन किए गए हैं, तो हर 6 महीने में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बैन किया जाता है, लेकिन बैन से पहले कभी भी स्टेक होल्डर्स की राय नहीं ली जाती है। क्या वजह होगा, इससे कारोबार पर कितना असर होगा? देखिए, एग्री कमोडिटी से विश्वास तो लोगों का पहले ही कम हो चुका था, इन सब बातों से और कम हो रहा है। पहले चना बंद किया, उसके बाद में मस्टर्ड सीड को बंद किया, उसके बाद में ये सोयाबीन, सोया तेल, सीपीओ, गेहूं, चावल, इनको बंद किया है। देखिए, इसके पीछे सरकार के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो महंगाई पे रोक लगाने के लिए इसको रोके, दूसरा सरकार को लगे कि सट्टेबाजी अधिक हो रही है तो ये रोके, और तीसरा कारण जो है कि इंडस्ट्री को पनपने देना है या इंडस्ट्री को पनपाना है, इंडस्ट्री को कहीं तकलीफ आ रही है उसकी वजह से रोके। तो ये 3 कारण हैं। अभी तक जो भी आइटम बंद हुए, जैसे पहले चना बंद हुआ, फिर ये आपकी सरसों बंद हुई, तो उसका कारण सामने नहीं आया भी किन कारणों से सरकार ने इसे बंद किया। यदि ये कारण आ जाता तो हमें सहूलियत मिलती कि भी इसको भी बंद करने का ये कारण है, तो इन तीनों में से कोई एक कारण होगा। जहां तक सवाल है एग्री कमोडिटी पूरी का, तो आज देखिए उसने अपना रिएक्शन दिया, सारी रेड जोन पे चलेगी, सारा रेड पे कारोबार कर रही है। तो इससे एक तो लोगों का भरोसा उठता है। सरकार को चाहिए कि किस्तों में निर्णय न लेकर एक मुश्त निर्णय ले, या तो हर कमोडिटी को बंद कर दे 1 साल के लिए, या चालू रखे तो उसको अपनी शर्तों पे चालू रखे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक कमोडिटी को, कल दूसरी को, परसों तीसरी को, फिर चौथी को। इस तरह से नहीं होना चाहिए, इससे भरोसा और ज्यादा उठता है। यह तो इस तरह की चीज हो गई कि हमारे यहाँ लोग स्थानीय भाषा में कहते हैं कि ये ठगी का दरबार है, यहाँ ठगी होती है। तो ठगी को रोकने के लिए, छोटे ट्रेडर्स को बचाने के लिए ये जो इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, या तो उसके पीछे पूरी डेमोक्रेसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो कि भाई ये क्यों हटाया जा रहा है, स्टेक होल्डर की राय भी ली जानी चाहिए। तो हम जो छोटे शहरों में लोग बैठे हैं ना, वो तो अचंभित है कि ये डिसीजन कैसे हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, कौन लोग सलाह दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। विश्व मोहन जी, एकदम खरी बात तो ये है। जी विश्व मोहन जी। सर, अगर संभल ने आप अभी तक देखें तो करीब करीब अब सिर्फ 9 एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट एग्री वायदा में बचे हुए हैं। रविंद्र जी, आप क्या कहेंगे, अगर ये बैन होने से कारोबार पर कितना असर होता है, एग्री वायदा के कारोबार पर? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। जैसे पुखराज जी ने बताया कि इससे जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो जो कॉन्फिडेंस है मार्केट का, वो डाउन होता है। और ऑलरेडी जो एग्री कमोडिटीज है उसमें पार्टिसिपेंट्स का कॉन्फिडेंस डाउन है। और ये जो सडनली जो स्टेटमेंट्स आते हैं कि ये कमोडिटीज बैन हुआ है, तो ये और कॉन्फिडेंस डाउन करने का काम करता है। और इस बार तो इट वॉज रियली अ सरप्राइज कि एक साथ 7 से 8 कमोडिटीज बैन किया। और उसमें एग्रो कमोडिटीज में अगर देखें तो जो सोया कॉम्प्लेक्स है, आई थिंक उसमें अच्छा वॉल्यूम्स होता था, कॉर्पोरेट की पार्टिसिपेशन भी अच्छी थी उसमें, हेजिंग अच्छा होता था। और एक तरफ वी आर टॉकिंग अबाउट गुड प्राइस डिस्कवरी थ्रू द एक्सचेंजेस, और दूसरी तरफ जो कमोडिटी में हेजिंग होती है, अगर वो बैन कर दिया जाए
तो आई थिंक इट शैटर्स द कॉन्फिडेंस, और वही होता है। और इसको कॉन्फिडेंस को फिर से ले आना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर यहाँ से समझिए कि 1 साल के लिए बैन किया, लेकिन अगर वो कम भी किया जाता है और से 2-3 महीने के बाद शुरू भी होता है, लेकिन उसके बाद भी पार्टिसिपेंट्स को फिर से इस प्लेटफॉर्म पे लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दिस हैज बिकम अ रेगुलर फिनोमिनन। अगर आप देखें तो जैसे आपने बताया, एवरी 5-6 महीने में एक कमोडिटी बैन हो जाती है। तो आई थिंक दैट समवेयर इट इम्पैक्ट्स द कॉन्फिडेंस। सेकेंड, अगर इन्फ्लेशन को लेके अगर ये स्टेप लिया गया है, तो हमने पहले भी देखा है कि फ्यूचर्स कमोडिटी बैन करने से कोई प्राइस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सरप्राइजिंग है, इनफैक्ट काफी सरप्राइजिंग है। और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा। एंड यस, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ओवरऑल बिजनेस, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस की वजह से पार्टिसिपेशन होना कम हो जाएगा इसमें। ओके अनुज जी, आपके क्लाइंट जो एग्री वायदा में ट्रेड करते हैं, उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि जब उन्हें पता नहीं था, उन्होंने पोजीशन बना रखी थी और अचानक से बैन हो गया और अब भाव भी गिर रहे हैं, ऐसे में उन लोगों का रिएक्शन क्या है सर? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, एज अ रिटेल ब्रोकर ये एक बहुत ऐसी कंडीशन है जहां पर आंसर देना क्लाइंट को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सडनली ओवरनाइट ऐसा डिसीजन आना जिसका कोई बेस अभी तक नहीं हुआ है। जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि कोई डिसीजन ऐसा नहीं आ पाया। पुखराज जी ने भी इस बात को बोला कि कोई डिसीजन लेने से पहले कोई कारण तो हो, कोई कारण ऐसा कोई नजर में नहीं आया। क्योंकि अगर हम कमोडिटी के भाव को देखें, चाहे क्रूड पाम ऑयल हो या सोयाबीन हो, सबके भाव अगर हम देखें तो अक्रॉस द ग्लोब बढ़े हैं और अक्रॉस द ग्लोब इनकी मोमेंटम होती है। तो ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया के रीजन की वजह से कोई भाव ऊपर नीचे हुए हैं। और जो भी कमोडिटी बैन हुई है, ये कमोडिटी या तो हम इंपोर्ट करते हैं या फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था जहां पर कॉर्पोरेट या फिर किसान या फिर ट्रेडर जो है उसको हेजिंग के लिए यूज करते हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि इंडेक्स ट्रेडिंग भी यहाँ पर लॉन्च हुई है। तो इंडेक्स ट्रेडिंग लॉन्च हुई और उसके बाद फिर ये बैन होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि उस टाइम क्या थॉट था और अब क्या थॉट है। ओके तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जो सेंटिमेंटल है, तो वो एक विश्वास खत्म करने वाली बात यहाँ पर देखने को। ओके हमारे साथ सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब भी है। सर, स्वागत है आपका। सर, एक एसोसिएशन के तौर पर बैन से पहले आप लोगों को सूचना दी गई थी, और क्या ये हाई टाइम है? अगर आप नहीं चला पा रहे हैं, बहुत हो गया एक्सपेरिमेंट, 18 साल से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एग्री वायदा में, अब बंद करने का वक्त आ गया। इसे अब इसको पूरी तरह से बैन ही कर देना चाहिए, क्योंकि बेवजह लोगों को भी तो नुकसान हो रहा है यहाँ पर। धन्यवाद विश्वमोहन जी। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको बैन कर देना चाहिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पहले भी हमने देखा कि पीछे 3 महीने में 2 कमोडिटीज को बैन किया गया था, चना और मस्टर्ड को। अब ये ब्लैंकेट बैन जो 7 कमोडिटीज का आया है, और वो भी 1 साल के लिए आया है, इसमें हमने अपना डिस्प्लेयर शो किया है। आज भी मैं अभी वापसी आ रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, उनके ऑफिशियल से मिलकर आ रहा हूँ। और हमने ये बोला है कि आगे हमारे को जरूर सुना जाए जब भी कोई एक्शन ऐसा लिया जाए। पहले भी हमने ये रिप्रेजेंटेशन की थी और ये भी बोलकर आए हैं कि अगर इतने लंबे बैन की जरूरत नहीं है। हम देखिए, कोई भी एक्शन में गवर्नमेंट के साथ हैं जो कि देश के हित में है या कंज्यूमर के हित में है, लेकिन साथ में मार्केट इंटरमीडिएटरीज को ऐसे ना मारा जाए, पार्टिसिपेंट्स को ऐसे ना मारा जाए, क्योंकि अब्रप्ट विड्रॉल से कितना लॉस होता है ये भी देखना जरूरी है और इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। पिछली बार भी मैंने कहा था एसओपीज होने चाहिए जिसके तहत इनको एक्शन लेना चाहिए कोई भी विड्रॉल होता है तो। और मैं कहूंगा कि जितना भी विड्रॉल अगर जैसे हुआ है, ऐसे तो पूरा एक्सचेंज जो है एग्री का मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट, ये तो खत्म हो जाएगा इसके अंदर। इसमें गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। विश्वमोहन जी, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये भी एक मैकेंजी का स्टडी था जिसमें ये कह रहे थे कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी तो 40% कमोडिटी स्फीयर से आएगा। तो अगर कमोडिटी स्फीयर से आना है तो अगर हमने उसके इकोसिस्टम को नहीं बनाया और जिसके अंदर डेरिवेटिव मार्केट भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, तो हम कहीं ठीक ट्रैक पे नहीं है। हमारे को ये बिल्कुल रिकंसिडर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये प्रोडक्ट्स को रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। ओके सर, वाधवा जी, अगर वो रीइंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप एक समय के लिए पूरे ही प्रोडक्ट को आप कुछ समय के लिए, टाइम बिंग के लिए बंद कर दे। क्या लूप हॉल्स है जिस वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे बेवजह उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं? ये सबको ठीक करके वापस से आप रीलॉन्च नहीं करना चाहिए इन प्रोडक्ट्स को? नहीं, रीलॉन्च तो बिल्कुल करना चाहिए और डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। जैसे अभी मैं दूसरे चैनल पर था तो वो कह रहे थे कि जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे को ये देखना चाहिए कि अगर हमने कोई हाईवे बनाया है तो उसमें रेसिंग ना शुरू हो जाए।
उसके अंदर वो वाले प्लेयर जो रेस में लगे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकालने या उनको उनकी स्पीड को ठीक करने की जरूरत है। हमने देखा है इस मार्केट में काफी फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स हैं, उस पर कहीं ना कहीं जो वाई की रोक है या और कंस्ट्रेंट है जो मार्जिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको लानी चाहिए, और ये ब्लैंकेट विड्रॉल जो है ये ठीक नहीं है मार्केट के लिए। पुखराज चोपड़ा जी बने हुए हैं। पुखराज जी, एक तरफ तो सेबी बात कर रहे हैं कि वन कमोडिटी वन एक्सचेंज की, दूसरी तरफ एफपीआईज को लाने की तैयारी है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन लाने की तैयारी है, और फिर नए वायदा पे रोक लग रहे हैं। तो क्या कैसे काम चलेगा, कैसे कारोबार होगा फिर? देखिए विष्णु मोहन जी, कैसे कारोबार होगा, हम जिस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करके काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म वाले यानी एक्सचेंज एनसीडीएक्स वो सरकार को क्या जवाब दे रहा है, वो सरकार से क्या मांग रहा है, एनसीडीएक्स का क्या कहना है। न तो इसका कमेंट चने के बंद होने पे आया, न सरसों बंद होने पे आया, और न मेरे ख्याल से अब आएगा। एक्सचेंज क्या सोचता है, हम जिसके भरोसे जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हमारा वो भरोसा जो एनसीडीएक्स पे है, वो खुद सरकार से किस तरह से बात कर रहा है, सरकार से क्या मांग कर रहा है, और वो खुद क्या कारण बता रहा है कि बंद करने के पीछे क्या कारण होंगे, ये भी बहुत जरूरी है। ये जो विश्वास खोते जा रहे हैं ना, यदि विश्वास नहीं खोते तो शेयर मार्केट से बड़ा कमोडिटी मार्केट होता। ये खुलने से पहले विशेषज्ञों ने ये राय दी थी कि कमोडिटी मार्केट सबसे बड़ा मार्केट होगा, शेयर बाजार से 10 गुना 8 गुना 7 गुना मार्केट ये बड़ा होगा। पर हालात ये है कि ये सिमट के रह गया है। तो इसके पीछे एक्सचेंज भी जिम्मेवार है, जो ये सरकार को बता नहीं पाते हैं, अधिकारियों को बता नहीं पाते हैं कि कौन से रीजन से क्या हो रहा है, कौन से कारणों से क्या हो रहा है, और हम छोटे लोग हैं वो इसके अंदर पिटते रहे हैं। तो ये जरूरी है विष्णु मोहन जी, एक्सचेंज भी अपना पक्ष सामने रखे। जी हाँ, ये पक्ष रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाव में उतार चढ़ाव ऐसे भी कमोडिटीज में होते हैं। टमाटर का वायदा कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रेड हो नहीं रहा है, उसके भाव भी बढ़ रहे हैं। प्याज का कॉन्ट्रैक्ट तो लॉन्च हो नहीं रहा है, तो ऐसे में ये कितना जायज है। चलिए इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। शुक्रिया पुखराज चोपड़ा जी, आपने वक्त निकाला और इस अहम मुद्दे पर अपनी राय रखी। शुक्रिया नरेंद्र वाधवा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वायदा बाजार की ओर लौटते हैं और जहां पर एग्री वायदा से आज शुरू कर लेते हैं, जहां पर आज काफ़ी गिरावट दिख रही है, चाहे वो ग्वार हो। और नए कॉन्ट्रैक्ट हालांकि लॉन्च की इजाज़त नहीं है, लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो पोजीशन है उनको काटने की इजाज़त है। सोयाबीन, सोया तेल, यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट है। अनुज जी, क्या लग रहा है ग्वार और सोयाबीन यहाँ पर ये आज की जो गिरावट है इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सोयाबीन में तो क्लियर है कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ का मामला है, तो यहाँ पर हम एक कम वॉलेटिलिटी देखेंगे, और जो प्राइसेस हैं वो हो सकता है कि आगे नीचे आते हुए दिखाई दें, क्योंकि फ्रेश पोजीशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर तो अभी व्यू देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से सेंटिमेंटल है, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा अंडरटोन ही ट्रेड करेगा। जहाँ तक ग्वार की बात है, मुझे लगता है कि ग्वार में अभी भी जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी, हमें लगता है 6000 के आसपास खरीदारी करें। ऊपर में 6200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश डिमांड भी है, उससे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है कि जो कमोडिटी में लोगों ने ट्रेड किया है वहां से निकलकर वो ग्वार को चूज करते हुए दिखाई दे, तो वहां पर हम मान के चल रहे हैं कि एक अच्छी फ्रेश खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो ग्वार में हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। जबकि अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो वहां पर हमें लगता है कि वहां पे भावों में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ओके, आपका आउटलुक एग्री वायदा पर रविंद्र जी क्या होगा? विश्व मोहन, जैसे अनुज ने बताया कि सोया पैक में तो आप स्क्वायर ऑफ देखेंगे, जो भी पोजीशन बिल्टअप हुई थी उसे लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे क्योंकि स्क्वायर ऑफ मोड पर है। और अगर जो दूसरे कमोडिटी से जैसे कि गुआर सीड की अगर बात करें तो गुआर सीड में आई थिंक थोड़ा सा पार्टिसिपेशन अभी बढ़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे इन कमोडिटीज पे भी फ्रेश पोजीशंस अलाउड नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रह सकता है। बट अगर चार्ट्स देखो तो चार्ट में अभी भी एक साइडवेज जोन है। 6000 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया है प्राइसेस ने। आज के सेशन में नीचे आया था, लेकिन अभी एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। तो पॉसिबिलिटी है कि 6250 से लेके 6000 का रेंज रहेगा इसमें। 6250 अगर निकाल देता है तो मेरे हिसाब से फिर ये 6500-600 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जब तक 5800 होल्ड है गुआर सीड में, एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा सा एक साइडवेज मूव रहेगा। 6250 के ऊपर एक ब्रेकआउट है, जिसके ऊपर 6500 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, 6500 तक भी गुआर सीड जा सकता है। हालांकि आज सेंटीमेंट की वजह से सेंटीमेंट कमजोर है, इसलिए यहाँ पर गिरावट दिख रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज काफ़ी गिरावट है, करीब 3% कमज़ोर हो गया है।
बिटूपन क्या लग रहा है, कच्चे तेल में जो ये गिरावट बढ़ी है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट बढ़ेगी? देखिए, फिलहाल जो सेंटिमेंट है, ग्लोबल सेंटिमेंट, पूरे आज सवेरे जो मार्केट खुला है पूरे एशियन मार्केट में, इक्विटीज हो या बाकी बॉन्ड मार्केट हो या कमोडिटीज में, काफी सेल ऑफ है। हाँ, कुछ बेस मेटल्स में उतना सेल ऑफ नहीं है एशिया में। लेकिन जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में पहला तो चिंता अभी ये है कि लॉकडाउन पे चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है, जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि ओमिक्रॉन से जरा मोर्टेलिटी रेट नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रप्शन हो सकता है इकोनॉमी में या सप्लाई चेन में, जो भी एक इश्यूज है, मतलब, और एक पहला चीज तो क्रूड ऑयल में डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि जो बैन होता है ट्रैवल बैन, उसमें एटीएफ का काफी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो फिलहाल जो सेंटिमेंट है क्रूड ऑयल में, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ा डाउन साइड ही रहेगा, और यहाँ पे मार्केट में क्रूड ऑयल में इमीडिएटली तेजी नहीं लग रहा है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सेल बनेगा, लेकिन काफी इमीडिएट सेल हो पा रहा है, तो सेल शायद थोड़ा सा छोटा मोटा पुल बैक आने से 5150 एमसीएक्स में या 5100 के लेवल आज दिख सकते हैं इंट्राडे में। और ये जो सेंटीमेंट है एशियन बाजार का, ये प्रोबेबली इसमें थोड़ा पुल बैक जब आता है यूएस या यूरोपियन सेशन के आसपास, तो मेरे हिसाब से पुल बैक में सेल ही बनेगा क्रूड ऑयल में, कुछ खास मेजर रिकवरी मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक। यानी आपको अगर पुल बैक मिले तो वहां पर बेचने की ही सलाह है। 5100 भी इंट्राडे में एमसीएक्स क्रूड में दिख सकता है। 5200 के नीचे है अनुज जी अभी एमसीएक्स क्रूड, आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? देखिए, प्राइसेस वाइज देखें और टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट अब ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखाई दिया है, तो प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक बाउंस बैक मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारी सलाह करंट रेट से खरीदारी की रहेगी। 5140 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट 5280 5300 तक हो सकता है, और 5300 के आसपास मिले तो वहां पे अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट एक ऑलरेडी गिर चुका है, मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। हालांकि फंडामेंटल यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव है, बट टेक्निकल चार्ट पे मार्केट ओवरसोल्ड में है, तो यहाँ पर एक बाय कॉल देना चाहूंगा। 5300 के आसपास मिले ऊपर में तो वहां पे खरीदारी की सलाह है। 5300 का टारगेट है, और वो टारगेट अचीव हो जाए तो ऊपर की तरफ वापस से बेच भी सकते हैं। रविंद्र जी, नेचुरल गैस और क्रूड पर आपकी राय? मुझे भी क्रूड में थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है विश्वमोहन जी। हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये 5050 से लेके 5000 तक के लेवल्स दिखा सकता है, जो कि 252 डे मूविंग एवरेज है। वहां पे आके वहां पे एक बार शायद रुक जाएगा, और वहां से हम एक अच्छा खासा बाउंस बैक देख सकते हैं। तो क्रूड में मेरी सलाह सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। टारगेट हम 5100 5050 तक ले सकते हैं। नेचुरल गैस में भी थोड़ी सी वीकनेस है आज, और पॉसिबिलिटी है कि ये 277 276 तक आए। 275 के आसपास एक 252 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, जिसे पिछले बार भी ब्रीच नहीं किया था, और वहां से प्राइसेस 312 तक गए थे, तो वो एक क्रूशियल लेवल होगा। उसके नीचे जाता है तो और फॉल डीपन हो सकता है। अदरवाइज आई थिंक 275 से फिर से एक बार पुल बैक आएगा। तो नेचुरल गैस में भी 284 285 तक अगर एक बाउंस आता है तो बेच के चल सकते हैं। 288 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और इमीडिएट टारगेट 277 का ले सकते हैं। ओके, 277 के टारगेट के लिए आप बेच सकते हैं, 288 का स्टॉप लॉस लगा ले। बिटूपन, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड तो आज काफी सुस्त दिख रहा है, हालांकि चांदी में कमजोरी है, यहाँ पे कोई ट्रेड? गोल्ड में तो मेरा अभी व्यू थोड़ा सा बुलिश बन रहा है यहाँ पे। हाँ, टेक्निकली कॉमेक्स में 1820 का लेवल टूटना है तो फर्दर तेजी के लिए, लेकिन इंडियन मार्केट में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे रूपी डॉलर से भी काफी सपोर्ट मिला है, और अभी गोल्ड का सिनेरियो सडनली चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी जो ओमिक्रॉन का फियर है उससे लग रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन, अगर ये इसको ओमिक्रॉन का फियर अगर सप्लाई चेन में इंपैक्ट करता है तो इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन का जो कॉन्सर्न है। और दूसरा चीज है जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक, मोस्टली वेस्टर्न सेंट्रल बैंक ने जो हॉकिश स्टेटमेंट दिया था, जैसे कि यूएस फेड ने बताया था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद उन लोगों को थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस लेना पड़ेगा, जिसको लगते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन कंसर्न रहेगा, और गोल्ड में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि बाकी जो एसेट क्लासेस में बिकवाली हो रहा है, थोड़ा रिस्क ऑफ जो सेंटीमेंट में गोल्ड और डॉलर को थोड़ा अच्छा मिलता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में शायद यहाँ से थोड़ा सा मॉडरेट तेजी रहेगा। 1820 का जो लेवल है कॉमेक्स में, अगर वो टूट जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग रैली आ सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव में देखता हूँ तो यही कमोडिटी जो है पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा स्टेबल है, तो नीचे लेवल पे अगर डीप मिलता है तो 48,500 450 ये सब रेंज इंट्राडे में मिलता है, तो यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं, और मेरा टारगेट रहेगा 48,850 to 900 के लिए। ओके, अनुज जी, गोल्ड और सिल्वर पे आपकी कॉल क्या होगी आज के लिए? देखिए विश्वमोहन जी, लास्ट वीक एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है, और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो फेडरल बैंक की तरफ से और ओमिक्रॉन की तरफ से हुआ है, जहां पर एक सपोर्टिव फैक्टर
देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में हमारा बाय का कॉल रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हम देखें तो $1800 के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है, तो 48,500 48,550 के आसपास खरीदारी करें। 48,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 48,900 तक देखने को मिल सकता है। सिल्वर में भी करीबन 61,600 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 61,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 62,800 तक देखने को मिल सकता है। गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है कि कमोडिटी मार्केट में एक अच्छा रिवाइवल दे सकते हैं, और ईयर एंड भी है तो बाउंस बैक यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके रविंद्र जी, अब आखिरी सवाल, बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आपकी तरफ से? बेस मेटल्स में कॉपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ओवरऑल बेस मेटल पैक में थोड़ा सा वीकनेस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ऑफ है मार्केट में, और कॉपर पॉसिबिलिटी है कि 734 733 तक आ सकता है। तो कॉपर को एक बार बेच के चल सकते हैं ऊपर के लेवल्स पे, 742 744 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और मुझे लगता है इनिशियल टारगेट 734 का होगा, उसके नीचे 732 तक आ सकता है। और दूसरा आई वुड सजेस्ट जिंक में पॉसिबिलिटी है कि एक बार 277 तक के लेवल्स दिख सकता है, तो अगर इसमें भी कोई भी बाउंस बैक आता है तो एक बार बेच के चल सकता है। ओके, तो ये भी हुए। बिटूपन फटाफट बताइए, जिंक के लिए आज क्या टारगेट दे रहे हैं आप? जिंक में मैं बाय करने के लिए प्रीफर करूंगा, क्योंकि जो फ्रांस में शटडाउन का है जिंक स्पेल्डिंग का, तो मैं नीचे लेवल पे आज जिंक बाय करूंगा, जिसमें ज्यादा सेल ऑफ नहीं है आज, मतलब उतना प्रेशर नहीं है, तो 279 के आसपास में जिंक बाय करूंगा। 284 या 285 का हमारा टारगेट रहेगा जिंक के। ओके, तो जिंक खरीदने की सलाह 284 के टारगेट के लिए। अनुज जी, कोई टॉपिक फटाफट, 30 सेकंड है सिर्फ आपके पास। देखिए, एल्युमिनियम में खरीदारी की सलाह रहेगी, 218 के आसपास खरीदारी करें, 216 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 221 तक हो सकता है। फंडामेंटली बैक्ड काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में एक अच्छा बाउंस आ सकता है। साथ में कॉपर में भी करंट रेट से खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है बेस मेटल्स पे। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, विटूपन आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला कमोडिटी नाउ के लिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश।